इज पीस पॉसिबल विद पाकिस्तान? क्या भारत का पाकिस्तान के साथ पीस हो सकता है? ये है बेसिक सवाल। और आज मैं एक बहुत ही जानी पहचानी हस्ती के साथ जुड़ा हूं जिसको आप सब जानते हैं। मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि उन्होंने मुझे समय दिया और आज मेरे साथ जुड़े न्यूजीलैंड से अरविंद सहारन जी। नमस्ते सर। नमस्ते ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखिए, ये दावत तो बड़े अरसे से ड्यू थी, लेकिन आपके और हमारे टाइम में इतना फ़र्क है कि वो कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था। और ऑन एंड ऑफ मैं आपकी बातें सुनता रहा और शायद आपकी भी निगाह पड़ती रही। चूँकि हम सब अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हैं कि हम 24 घंटे किसी को चेज़ तो कर नहीं सकते। मगर जितनी मैंने आपकी बातों की सैंपलिंग की, आपकी जो नेक नीति है, जो आपका ट्रू सेंस में लिबरल रवैया है। अब तो देखिए, मैं भी सोवियत यूनियन में रहा, हम कभी सो कॉल्ड लेफ्ट के लोग होते थे। तो मुझे तो अब ये लेफ्ट और राइट पे विश्वास ही नहीं रहा। मैं तो रैशनैलिटी और इर्रेशनैलिटी पे अब ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आप भी अरसा दराज से न्यूज़ीलैंड में हैं, दुनिया के उस कोने में, और मैं नॉर्थ अमेरिका में 26 सालों से रह रहा हूँ। मैं जो आपकी बातें ऑन एंड ऑफ सुनता रहा बीच में कई सालों से, तो मुझे हमेशा खुशगवार तासर मिला कि आप पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं या इवन वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ कोई पीस की राह निकालना चाहते हैं। जैसे ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, व्हाटएवर। यही हम पत्रकारों का काम होता है, सोचने वालों का काम होता है कि हम अपना एक साइकिल बनाएँ। अच्छा, मैं आपसे शायद उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ, आपकी मैं बहुत इज़्ज़त भी करता हूँ। मुझे हमेशा महसूस हुआ कि आप बहुत ही पुरख़लूस हैं, आप में डेप्थ भी बहुत है, मगर आप शायद अपने ओपोनेंट को बहुत ठीक से समझ नहीं पा रहे। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम की टेररिज़्म के बाद, आपके कुछ टॉक शोज़ और कहीं पे आप गेस्ट नज़र आए। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप तो बहुत डीप आदमी हैं। और अब जो आप बचा के चल रहे थे, आपको समझ आ गई कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैंने तमहीद थोड़ी लंबी बाँधी, इसलिए कि मैं आज आपका इंटरव्यू करने नहीं बैठा, हम आपस में कन्वर्सेशन के मोड में हैं। तो मेरी इन जो है परीचे वाली बातों को, तमहीदी बातों को आप कैसे आगे लेके चलेंगे? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ताहिर साहब। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मैं थोड़ा-सा बचा कर ही चलता था। वो दरअसल बात यूँ है कि एक शरीफ इंसान होने का शायद सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपके दिल में बहुत सारी हज़ारों बातें होती हैं, वो आप कह नहीं पाते। आप चाहते हैं कि अपनी बातों को खुल के रख सकें, जिस तरह से आप सोचते हैं, मगर वो शराफ़त जो है, वो आपको उसकी इजाज़त अक्सर देती नहीं है। तो जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक अरसे दराज़ से मेरी ये कोशिश रही है कि आप जैसे जो लोग हैं, आपके प्रोग्राम्स भी मैंने बड़े देखे हैं, हामिद बशानी साहब के साथ हों या तारिक फ़तेह साहब के साथ, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आपसे, तारिक साहब से और हामिद बशानी साहब जैसे लोगों से। तो और बस यही है कि एक अरसे दराज़ से अब यही है कि जो कोशिश हमारे जैसे जो लोग कर रहे हैं, उनको शायद ये बात समझ में आ गई है कि भई अब मामलात कोई दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ से शायद अब अमन की बात करना जो है, वो मुमकिन नहीं है। और जिस तरह का नैरेटिव दोनों मुल्कों ने अपने यहाँ पे बना लिया है, तो बड़ा मुश्किल है जी कि उससे हट के और इंसान कोई जो है ऐसी बात करे कि जिसमें आप यू ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ मेक सम सेंस कि हमारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, आखिर क्या इनके अंदर कोई नई पेशरफ्त हो सकती है? क्या हमारे हुक्मरानों में इतनी सलाहियत है कि वो बैठ के और कोई पौने 2 अरब की जो आबादी है इस खित्ते में आबाद, उनके किसी रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ सोच सकें, कुछ अच्छा कर सकें? तो बड़ी ही मायूसी हाथ लगी है जी, मुझे तकरीबन 10-12 साल हो चले हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोशिश करते हुए अमन की। तो ऑल इन ऑल फ़िलहाल अगर हालात जिस तरह के हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ऐसा लगता है कि आप अमन की बात करते हैं, तो आप ही अपने-अपने मुल्क के यहाँ पे सबसे बड़े दुश्मन हैं जैसे।
यू सीन एज़ अ ट्रेटर। तो जी, अब ख़ैर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और देखते हैं ये गुफ्तगू कहाँ लेके जाती है हमें, तो लेट्स सी। जी, जी। जी, ये सिर्फ़ आज की हज़ारों बातें कहानी नहीं हैं है। गोरा साहब दिल में, मगर जी। बस ये शराफ़त इजाज़त नहीं देती। नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ। मैं आपकी अभी भी बातें सुनता हुआ महसूस कर रहा था कि आपके दिल की जो शराफ़त है, वो अभी भी आपको थोड़ा बहुत रोके हुए है। शराफ़त मेरे अंदर भी है, मगर बदकिस्मती ये है कि मैंने इतना कुछ झेला थोड़ा उम्र में बड़ा होने के नाते, और मैं उस समाज में पला-बड़ा, जिसके साथ आप अमन की कोशिशें करते रहे। तो उस समाज में पले-बढ़ने की वजह से, और मैं बहुत एक्टिव रहा, एक नाशर रहा, पब्लिशर रहा, पत्रकार रहा, पॉलिटिकल एक्टिविज़्म में रहा, और पॉलिटिक्स की कॉरिडोर में रहा। अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई मैंने एक ज़माने में, पाकिस्तान में। तो वो तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद जब मैं कनाडा पहुँचा, तो तारिक फ़तह जी मेरे सीनियर थे, मैं लाहौर से उनको जानता था। तो मैंने उनके साथ पहुँचने के बाद एक पहली जो कॉफ़ी पी और कहके लगाए, मैंने कहा, तारिक साहब, आपको कुछ उम्मीदें हैं, ये 1999 की बात है। उनको उम्मीदें थीं, मैं आपको हुँ, हुँ। सच्ची बात बताऊँ, 2008 तक, मुझे नहीं थी। अच्छा, इसलिए कि मैं उस पूरे निज़ाम को समझ के आया था। तारिक जी थोड़े भोले आदमी थे, वो बीच में 10 साल सऊदी अरब चले गए थे। तो मैं मॉस्को में चला गया था ऑन एंड ऑफ। तो अब देखिए जो सिचुएशन है, हम तारीख के और आप जितने भी पलटें, के अज़ीज़ की किताब पढ़ लें, ज़ाहिद हुसैन की किताबें पढ़ लें, आयशा जलाल की पढ़ लें, प्रोफ़ेसर इश्तियाक की पढ़ लें, इन सब से संबंध भी मेरा रहा। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि पाकिस्तान एक देश का नाम नहीं, एक माइंडसेट का नाम है, बदकिस्मती से। और वो माइंडसेट जो है ना, स्टेट ऑफ डिनायल में है। बुरे लोग नहीं हैं, आपकी तरह, मेरी तरह के इंसान हैं, मगर वो जो स्टेट ऑफ डिनायल का माइंडसेट है ना, वो रियलाइज़ेशन की तरफ नहीं जा रहा। देखिए, मैं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है फिज़िकल या ज़हनी मसला, जो हम सब को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, जब तक मुझे रियलाइज़ेशन नहीं होगी, मैं डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाऊँगा, उसके ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाऊँगा। अब मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ वो झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोलते-बोलते वो ये समझते हैं कि यही सच है। क्या आपका भी ये परसेप्शन रहा इंटरैक्शन करते हुए? जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान एक रियलिटी नहीं है, एक माइंडसेट है। ये शायद आप वहाँ ख़ैर आपकी पैदाइश है उस मुल्क की और आपका ये हक बनता है इतनी बात कहने का। मेरी नज़र में पाकिस्तान 24-25 करोड़ के अवाम का मुल्क है। वो अवाम जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। अब वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वो ये मौका फ़राहम अपनी आवाम को कर नहीं रहे। ये मैं समझता हूँ। बाकी ये है कि पाकिस्तान का जो वजूद है, जिस तरह से पाकिस्तान जो है वजूद में आया हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद, तो उसे लेकर जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे, वो कॉन्ट्रडिक्शन से वहाँ के अवाम, वहाँ की एलीट सोसाइटी, वहाँ की रूलिंग क्लास, हर कोई जूझ रहा है। मेरी अपनी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन ये है कि अगर आप उनसे प्राइवेट में बात करें, तो आपको उनके अंदर कोई एज़ सच तज़ाद नज़र नहीं आएगा। लेकिन द मोमेंट यू आस्क देम अ क्वेश्चन इन पब्लिक, जब आप उनसे किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बात कर रहे हों, तो उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनकी पूरी की पूरी जो थ्योरी है, जो नज़रिया है पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया, और वो सारी रिफ्लेक्ट होती है फिर। तो एक उनका पब्लिक में चेहरा है, दूसरा उनका जो है एक प्राइवेट में चेहरा है, दोनों में बहुत बड़ा तज़ाद है। हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ कम से कम देखने को नहीं मिलती। लोगों का जो पब्लिक में ओपिनियन होता है, वही प्राइवेट में भी होता है और बड़ी खुलकर बात करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हाँ, लोग ये कहेंगे कि जी ठीक है, हमसे गलतियाँ हुई, हमें ये मुल्क नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन भाई अब ये मुल्क बन गया है और इसके अंदर लोग ज़िंदा हैं, 24-25 करोड़ इंसान रहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप थोड़ा-सा कोई मिड कोर्स करेक्शन करें।
अपने आप को रीइमेजिन करने की कोशिश करें कि ठीक है, आपके बड़ों ने एक दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुल्क बना दिया और आज आप खुद को इस्लामी जमहूरिया कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम और जमहूरियत का तो बहुत बड़ा तज़ाद है अपने आप के अंदर ही, आपको वो दूर करना चाहिए? या तो आप रिपब्लिक बन जाएँ या फिर आप कोई जो है सही मायनों में कोई एक थियोक्रेसी जो है अपने यहाँ पे लेकर आ जाएँ। फिर तो हम कहें कि जी इस्लामी रियासत हैं, जैसे आपके हमसाये में तालिबान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे तज़ादात के शिकार हैं पाकिस्तानी लोग। उन्हें कोई क्या ही बताए गोरा साहब और किस-किस मरहले पर उन्हें आप ये बावर कराने की कोशिश करें कि भाई यहाँ आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, इस जगह पर भी आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। हिंदुस्तान को लेके भी उनकी जितनी भी ओपिनियन है, बहुत ही वेग है मैं ये कहूँगा। शायद ही कोई इंटेलेक्चुअल मुझे पाकिस्तान में मिला हो, जिसके बारे में मैं ये कह सकूँ कि वो हिंदुस्तान को समझता है। हाँ, पाकिस्तान वजूद में कैसे आया, ये उन्हें अच्छे से पता है और लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है। इस मुल्क ने सर्वाइव कैसे करना है। अपने रीजन के अंदर तमाम हमसाये जो मुल्क हैं, उनसे किस तरह के ताल्लुकात कायम करने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप 1947 में ही अटके रहें, हर बात पे। जहाँ आपको सूट करता है, वहाँ आप जिन्ना साहब के दो कौमी नज़रिए को इन्वोक कर देते हैं और जब आपको ये महसूस होता है कि नहीं यार, हमें दुनिया के साथ में ना थोड़ा-सा अलाइन करने की ज़रूरत है, वहाँ पर फिर आप कंसेशन देना शुरू कर देते हैं। ये ऑल इन ऑल मैं वहाँ का जो मज़हबी तबका है, मैं उनको ज़िम्मेदार नहीं मानता गोरा साहब अनलाइक मैनी इंटेलेक्चुअल्स। मैं ये समझता हूँ कि असल जो बुनियादी जो वजूहात हैं, वो पाकिस्तान की जो एलीट सोसाइटी है, उनके दरमियान हैं। वो अगर चाहें तो सोसाइटी को एक ऐसी सिमत में लेके जा सकते हैं कि फिर उनके तमाम जो मसले-मसाइल हैं, वो हल हो सकते हैं और उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो यही है हिंदुस्तान के साथ जो उनकी दुश्मनी है। जो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके अपने से एक बड़े मुल्क, 7 गुना बड़ी आबादी, एक बड़ी इकॉनमी, रकबे के लिहाज से भी बड़ा मुल्क, ऐसे मुल्क से और जिनके साथ में उनके आबा-ओ-अजदाद की एक एफ़िलिएशन रही सदियों से, उस मिट्टी से, तो किस-किस मौज़ूआत पे जो है उन्हें समझाएँ या बात करें, बेहद मुश्किल है। लेकिन ये बात भी कह देनी चाहिए कि आज नहीं तो कल उन्हें खुद ब खुद इसका एक रास्ता तो निकालना होगा। एक एक आखिरी बात मैं इसमें ये करना चाहूँगा कि जो लोग हैं ये प्रोग्राम देख रहे होंगे आपका टैग टीवी कनाडा में, यूएस में, यूरोप में हर जगह देखा जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपके प्रोग्राम को एक बड़ी तादाद में देखते हैं। तो मैं अक्सर उनसे जब बात करता हूँ, तो वो जो है पाकिस्तान के क्रिएशन को, दो कौमी नज़रिए को जो है बड़ा डिफेंड करते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपने कहा कि हम मुसलमान इस बरे-सगीर में माइनॉरिटी हैं और हम यहाँ पे जो अक्सरियत आबादी है हिंदुओं की, उनके साथ में नहीं रह सकते क्योंकि हमारा खाना-पीना, बूदो-बाश, हमारे त्योहार, हमारी तारीख सब इनसे मुख्तलिफ है। जिन्ना साहब की जो स्पीच है 23 मार्च 1940 की, वो यही कुछ कहती है। तो मैंने कहा फिर ये तय हुआ कि मसला इस्लाम का है, आप ये कह रहे हैं चूँकि आप मुसलमान हैं, इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, इसलिए ऐसे किसी मुआशरे में कि जहाँ पे रियासत इस्लामी ना हो, आपका वहाँ रहना जो है वो ठीक नहीं है। और यही बात इकबाल ने अपनी जो नज़्म है वतनियत उसमें कही। हुँ? तो फिर आपको तो पाकिस्तान में रहना चाहिए था। अब कितना बड़ा अलमिया है कि वो हिंदुस्तान की एलीट जिन्होंने 1947 में हिजरत की, उनको 15-20 साल बाद फिर पाकिस्तान भी याद नहीं आया गोरा साहब और उनमें से एक बहुत बढ़िया बात और यूएस में जाके मुकीम हो गई। वहाँ रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उनसे मैं आप के इस प्रोग्राम के ज़रिए पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको एक ऐसे मुल्क में आके रहना था कि जहाँ पे सूद भी चलता है,
जहाँ पे जो है आप माइनॉरिटी में हैं, जहाँ पर इस्लामी रियासत भी नहीं है, जहाँ पर जो है हर वो चीज़ जो इस्लाम के मुताबिक हराम है, वो होती है, तो हिंदुस्तान क्या बुरा था? हमारे साथ रहने में क्या मसला था आपको? अगर आपने एंड ऑफ द डे माइग्रेट ही करना था कहीं और, जब आपके बड़े माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान की जो है तलाश में, अपना सब कुछ पीछे छोड़ के, तो आपको तो उस मुल्क में रहना चाहिए था कम से कम। लेकिन आपको वो मुल्क भी रास नहीं आया। और आज वही लोग हैं, जो कि इस बात की हिमायत करते हैं गोरा साहब, कि अमेरिका उन्हें सेक्युलर चाहिए, कनाडा उन्हें सेक्युलर चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उन्हें इस्लामी चाहिए। जी, आज भी आप चाहिए। जी, हुँ, आपने अरविंद भाई बहुत सारी बातें छेड़ी। और मैं उनमें अपना इनपुट यूँ देता हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान आफ्टर ऑल अ, 240 250 मिलियन लोगों का देश है, जीते जागते लोगों का देश है। मैं उसको माइंडसेट कहता हूँ, इसलिए कि वो देश नहीं बन पा रहा। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो देश बने। वो देश की तरह जो इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट पे सोचे। मैं तो हमदर्द हूँ उनका इनफैक्ट, कि भई आप माइंडसेट से बाहर आओ और अपने आप को एक देश बनाओ। नेशन तो नहीं बन सकते, कोई पाकिस्तानी किसी नेशन का नाम नहीं। आपने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, आपने इस्लाम के हुँ, हवाले हुँ। दिए। देखिए, पाकिस्तानियों का जो इस्लाम है, वो जो इन्होंने इस्लाम के नाम पे देश बनाया, तो वहाँ साउथ एशिया के मुसलमान या भारत के मुसलमान, वो तो 3 हिस्सों में बँटे हुए हैं। भारत में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है। तो ये कौन-सा ऐसा मुसलमानों के लिए अनोखा मुल्क बना रहे थे, कि जिसमें सारे मुसलमान आन बसते और ये कहते कि हम अलग हुँ, हो हुँ। गए। फिर इनका टू नेशन थ्योरी का जनाज़ा निकला जब इन्होंने बंगालियों पे ज़ुल्म किया। और 1971 में जब बांग्लादेश बना, एक्चुअली वो टू नेशन थी कि हम पंजाबियों के साथ बंगाली नहीं रह सकते। अच्छा, फिर आपने बूदोबाश की बात की, खाने-पीने की बात की। जो असल मुसलमान हैं, मिडल ईस्ट के, जहाँ से इस्लाम फूटा, उनके खाने को तो ये पाकिस्तानी शेयर नहीं कर सकते। वो तो बगैर मिर्चों के खाने खाते हैं। ऐसा ही वो है, तो चर्बी वाला गोश्त खाते हैं। बिल्कुल। हम जो पाकिस्तानी हैं, वो हुँ, तो दाल-सब्ज़ी खाने वाले लोग हैं। हम तो वही भारत के खाने ही जो सदियों से चले आ रहे हैं, उसमें हमने कुछ फ्यूज़न किया, कुछ भारत ने फ्यूज़न किया। तो ये जो हिंदू-मुस्लिम का लफड़ा निकाला जिन्ना साहब ने, मैं तारीख पे नहीं जाना चाहता, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। वो खुद इनके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक मुसलमान नहीं थे, इन्हीं पाकिस्तानी मुसलमानों के मुताबिक। जो अरब के मुसलमान हैं, जहाँ जाके ये नौकरियाँ करते हैं, वो तो इनको जूते की नोक पे रखते हैं। एक्चुअली तो मुसलमान वो हैं, इस्लाम की लेगेसी तो उनके पास है। ये मुझे समझ नहीं आती कि कौन-सा इस्लाम है। जैसे मेरे फैमिली का लास्ट नेम चावला है फॉर इंस्टेंस। मेरे जो फूफड़ है, और वो कसूर में उसकी दुकान थी, उसकी दुकान का नाम था मोहम्मद नरूल्लाह क्लॉथ हाउस, ठीक है? तो वो मोहम्मद पहले लाहका लग गया, नरूल्लाह एक्चुअल हुँ, जो हुँ, फैमिली नेम आ गया। तो ये सही है। इनफैक्ट ये इस्लाम और हिंदू का चक्कर नहीं था इनफैक्ट। अगर इस्लाम और हिंदू का चक्कर होता, तो मोहम्मद बिन सलमान मोदी जी को गले ना मिल रहे होते। लेकिन बिल्कुल, बदकिस्मती से मानता पाकिस्तानी पाकिस्तानी मुसलमान मोदी जी के गले पड़ रहा है, जो जो असल प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी मोदी जी हैं इसलिए हमें प्रॉब्लम है। भई जो पहले कांग्रेस की सरकारें रहीं, जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक, बीच में वाजपेयी जी आए, और भी एक आध दफ़ा वहाँ पे आई सरकार जो कांग्रेस की नहीं थी। उनके साथ इन्होंने कौन-सा अच्छा सलूक किया? जितनी टेररिज़्म थी, बड़ी टेररिज़्म, वो तो वही जो नेहरू और उनकी लेगेसी की सरकारें थी, उनके ज़माने में इन्होंने की। तो अब जो आज का हमारा मौज़ू है, उसमें आप भी राय दे रहे हैं, मैं भी राय दे रहा हूँ, पाकिस्तान से अमन क्यों मुमकिन नहीं? मैं 1-2 जुमलों में कहता हूँ, फिर आपकी भी राय सुनता हूँ। देखिए, पाकिस्तान से अमन इसलिए मुमकिन नहीं, आपने एक जुमला कहा, मैं वो जुमला कई सालों से कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा आपने जुमला कहा कि आज के पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल एरीना में हमें एक लोग नज़र नहीं आते जो हिंदुस्तान को समझते हैं।
अब हमें आज के हिंदुस्तान को, यानी पाकिस्तानियों को आज के हिंदुस्तान से ही डील करना है। कल को वहां सरकार बदल जाए, कोई और आइडियोलॉजी आ जाए, मोस्ट वेलकम, वहां डेमोक्रेसी है भारत में, ठीक है। लेकिन जो आज की सरकार है, अभी 3-4 साल रहनी है एटलीस्ट, ठीक है, तो उसमें ये समझते नहीं है। अब नजम सेठी का मैं सिर्फ नाम लूंगा क्योंकि उनका नाम मैं अक्सर लेता रहता हूं, और उन जैसे सैकड़ों हैं। कोई भारत को नहीं समझता। मेरे दोस्त हैं, मेरे टेलीविजन पे आ चुके हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, अपने मुंह पे थप्पड़ मारने वाली बात होती है। भारत को नहीं समझते। मैं उनसे कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो भी पॉलिटिक्स है, उसका विरोध भारत की ऑपोजिशन तो करे। आप क्यों कर रहे हैं? आप तो एक नेबर हैं ना। आपको तो एक नेबर की हैसियत से भारत को डील करना है, जो दुनिया की वन ऑफ द फोर्थ सुपर पावर है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है। और जो आपने बहुत शुरू में एक बात की कि अब वो दोनों तरफ से एक्शन और रिएक्शन बहुत है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन बदकिस्मती से जब पाकिस्तान की तरफ से सुबह शाम, आज भी 19 फरवरी को वॉशिंगटन में बैठ के शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने जंग जीतनी थी, तो ये आप प्रवोक कर रहे हैं ना, यानी इंस्टिगेट कर रहे हैं, एक झूठ को इतना फैला रहे हैं, ट्रंप के सामने फैला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ख्वाजा आसिफ कहता है कि ये अभी उसने फ्रांस 24 को कल इंटरव्यू दिया है, 18 फरवरी को, उसने कहा जंग किसी वक्त भी हो सकती है। भारत की मिलिट्री लीडरशिप भी कहती है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी कहती है कि हम तैयार हैं ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए कि ये इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोवोक कर रहे हैं। रादर देन, मैं इनको मुखलिसाना मशवरा हमेशा देता हूँ। पाकिस्तानी मेरे अहबाब हैं, मैं वहीं से पढ़ा बड़ा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में है, आर्मी में है, मैं उन सबको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली व्हाट्सएप करता हूं कि भाई छोड़ दो ये बक बक करना, भारत को प्रवोक करना, जस्ट स्टे काम और मदद मांगो। इकबाल का एक शेर है कि ये एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदों से देता है निजात। यानी जहां पे आपको सजदा भी नहीं करना, सिर्फ गले लगाना है, और भारत को एक इंश्योरेंस चाहिए कि टेररिज्म ना हो। कुछ नहीं चाहिए भारत को, बिल्कुल एक ऐसा ही है। इंश्योरेंस चाहिए। तो मैं इनसे कहता हूं ये इंश्योरेंस दे दो, यूएई के जरिए दे दो, सऊदियों के जरिए दे दो। चलिए, अमेरिकन पे तो कोई भी दुनिया ट्रस्ट नहीं कर सकती, आई अंडरस्टैंड इट। सऊदियों के जरिए दे दो, यूएई के जरिए दे दो, रशिया के जरिए दे दो। सिर्फ भारत को ये इंश्योरेंस दे दो, तुम्हारी सालमियत पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं बड़े दावे से इनको समझाता हूं। लेकिन इनको ये मामूली बात क्यों समझ नहीं आती? आपकी क्या परसेप्शन है? चूंकि हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और मेरे ख़्याल से आपका जो थीसिस है वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, बहुत से पाकिस्तानी ये कहेंगे कि आपकी जो ज़बान है वो थोड़ी-सी कड़वी है उनके लिए। मगर देखें जी, कथा कलामी की जब माफी मेरी तो मर्ज़ हो जो है सकती है। वो इतना जी, जी, इतना कथा गहरा कलामी की हो तो माफी मेरी फिर तो हो सकती है, आपकी शायद ना हो। जी, जी, मैं तो जी, उन्हीं में से नहीं, था ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बात ये है कि अगर मर्ज़ जो है वो इतना जो है पुराना हो तो फिर उसका इलाज भी जो है थोड़ा-सा वो फिर आपको मुश्किल ही करना पड़ता है। तो कड़वे अल्फ़ाज़ जो हैं वो भी फिर सुनने पड़ते हैं जी। तो ऐसा है गोरा साहब, ठीक कहा आपने, ये समझने की बात है। मैं अक्सर पाकिस्तान के लोगों से जब बात करता हूँ, जब मैं पाकिस्तान गया भी, वहाँ की सिविल सोसाइटी से जब इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई अगर ये बरे-सगीर एक घर है ना, तो उस घर का आँगन हिंदुस्तान है। आप घर के किसी भी कमरे से बाहर निकलें, आपने घूम फिर के आना उसके आँगन में ही होता है। तो वो कहते हैं, "नहीं, नहीं जी, हम तो आंगन नहीं मानते हिंदुस्तान को।" मैंने कहा, "कैसे नहीं मानते हो? ये बताओ। आप जो ज़ुबान बोलते हैं, आप जो खाना खाते हैं, आपके यहाँ जो शादियाँ होती हैं जिस तरह से, अगर बात इस्लाम की होती और अरब कल्चर की होती, तो फिर तो भई कबूल ही था और तो कुछ था ही नहीं उसमें। उसमें ये जो मेहंदी है, ढोल है, बारात है, रुखसती है और ये सारी चीज़ें, ये तो इंडियन कल्चर है। आपका लिबास शादी में देखें, आपके गाने देखें, किसी भी एतबार से आप ले लें, हमारे दरमियान जितनी मुमासलत है, उसके बाद फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है आपका कल्चरल होम नहीं है? आप ज़रा बताएँ मुझे। तो उनके पास इस बात का यकीनन कोई जवाब नहीं होता।
मैंने कहा ये जो मैंने चीज़ें बयान की हैं, ये कल्चर की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते, तो फिर आपका अल्लाह ही जो है वो मालिक है। भई आप ये समझें कि 4 जंगें करके देख ली है आपने हिंदुस्तान पे। कश्मीर आप बतौर बाज़ू आप हिंदुस्तान से जंग करके नहीं ले सकते, ये तो तय हो चला है। तो फिर बेहतर है कि आप उसका राग छोड़ के और ये एश्योरेंस दे दें कि भाई हमारी सरज़मीन से हिंदुस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी, सिर्फ़ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है। एक नुक्ते पे पूरी बात है कि आप यहाँ से दहशतगर्दी हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे और हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। लेट मी बी वेरी, वेरी फ्रैंक अबाउट इट, इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं है। और अगर आप इस रास्ते पे चल के आप ये समझते हैं कि जो माज़ी में आपने पिछले 30 साल में हिंदुस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है, तो पहुँचाया होगा। जम्मू-कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के जो जितने भी सूबे हैं, उनमें सिर्फ़ एक नुक्ता है। इससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। लेकिन आपने उस जम्मू-कश्मीर के पीछे पूरी कौम को, पूरे मुल्क की सालमियत को दाँव पे लगा दिया है। बात आपके अपने वजूद पर आ गई है। आपकी जो मुआशी बदहाली देखें, उसके लिए आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कश्मीर के साथ में ऑब्सेशन है, वो ज़िम्मेदार है। आप सिर्फ़ एक इस बात को अगर समझ लें, ये देख लें कि एंड ऑफ द डे आखिर में जाके आपने 24-25 करोड़ अवाम का पेट भरना है और जंग जो है वो भूखे पेट भी नहीं लड़ी जाती। जब आपकी अपनी सालमियत पे बात आ गई है, अपनी एग्ज़िस्टेंस पे आपको फिर गौर-व-फ़िक्र करनी चाहिए कि भई हमें ऐसी पॉलिसी लेकर आनी है कि जिससे कि हमारे रास्ते आसान हों। और मैं ये बात हिंदुस्तान के लोगों को भी कहता चलूँ कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश बना, तो व्हाट वाज़ लेफ्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान बिकेम पाकिस्तान और वो उतना ही ज़्यादा उसके बाद रेडिकलाइज़ हो गया, इस्लामाइज़ हो गया। अपने अपने वजूद को लेकर वो इतने ज़्यादा जो हैं खौफ़ज़दा हो गए कि उन्होंने ज़्यादा इस्लामाइज़ कर दिया। उनको लगा कि शायद हमारे तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल हमें इस्लाम में जाके ढूँढना होगा। और वो दिन है और आज का दिन है, वो रिवर्स जो गियर है पाकिस्तान का लगा हुआ है और ये अभी तक उससे बाहर जो है नहीं निकल पाए। हालाँकि एक कोशिश इस वक़्त नज़र आती है, कम से कम पंजाब के अंदर, कि लोगों को थोड़ा-सा जो है रेडिकलाइज़ेशन से बाहर निकाल के उन्हें बंदे बनाने की बात हो रही है कि यार इन्हें कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो भी दो, लेट देम फील अ लिटिल बिट अलाइव, इनको ज़िंदा अगर ये देखें बसंत का त्योहार हुआ, उससे पहले न्यू ईयर की तकरीबात और ये सारी, तो लोगों को एक्सप्रेस करने की इजाज़त दी गई कि बाहर आओ, सेलिब्रेट करो। मरियम नवाज़ शरीफ ने भी कहा कि जी पंजाब हील हो रहा है, पहले हमारे अंदर इतनी दहशतगर्दी थी, अब हम त्योहारों को मना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस सारे प्रोसेस के अंदर आप जो हैं अगर आप अपने आप को अपनी इस मिट्टी से जोड़ते हैं, तो फिर आपको हिंदुस्तान के साथ भी आपको जोड़ना पड़ेगा। मरीम नवाज़ शरीफ ने बात कही ना, मैं ब्लू ब्लडेड पंजाबी, और हमें फ़ख्र है हमारी ज़बान पे और हमारे कल्चर पे। तो जब-जब अपने कल्चर की और ज़बान की बात होगी, तो फिर आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से भी बनेगा। आपने 70 साल ये कोशिश की कि हम एक ला-ताल्लुकी का इज़हार किया कि पंजाबी ज़बान सिखाएँगे इनको, तो इन बच्चों ने सवाल पूछना है। क्योंकि पंजाब जो है दोनों तरफ बड़ा ही थिकली डेंसली पॉपुलेटेड है। तो पाकिस्तान के बच्चों ने सवाल पूछना है कि उधरली साइड भी पंजाबी रहंदे ने ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ज़बान बोलते ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ताल्लुक है। तो अपने उस ला ताल्लुकी के इज़हार के चलते आपने उनसे उनकी ज़बान छीन ली, उनका कल्चर छीन लिया, उनको वो बनाने की कोशिश की जो कि वो नहीं है। और वो आप उनको बना भी ना सके। बावजूद कि आपने उन पे हर वो कोशिश की अरबी थोपने की एंड ऑल। लाहौर में चले जाएँ, आज भी गोरा साहब साल भी नहीं हुआ मैं लाहौर में था, मैंने किसी को भी उर्दू बोलते हुए नहीं देखा। सारे पंजाबी बोल रहे थे। तो अब वक़्त आ गया है कि अपने रूट्स की तरफ थोड़ा-सा चलें और ये जायज़ा लें कि भई सरहद पार जो हुकूमत बैठी है, अगर हिंदुस्तान 65 साल ऑलमोस्ट
कोई अगर कांग्रेस के पीछे चला है, तो आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनके चलते आज हिंदुस्तान की अक्सरियत अवाम जो है वो बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर है? बीजेपी के लिए जो वैक्यूम आया है, उसके लिए कहीं हम खुद तो ज़िम्मेदार नहीं हैं। अब ये पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ के लिबरल, लेफ्टिस्ट्स, उन सब का ये मसला है कि वो इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि भाई बीजेपी को लाने वाले हम हैं। हमने जो हिंदुस्तान के ऊपर जंगें मुसल्लत की, हमने जो उनके ऊपर दहशतगर्दी की, एक के बाद एक जिहादियों ने जाके और वहां बेगुनाहों का जो कत्ल किया है, उसके चलते आपका क्या ख्याल है हिंदुस्तान में कोई रिएक्शन आना ही नहीं था? सच्ची बात यह है कि जब आपके बड़े, ठीक है आज आप लेफ्ट हो सकते के की सोच वाले हो सकते हैं, लिबरल अपने आप को कह सकते हैं, जो मर्जी आप कहें, एक सच ये है कि आप और आपके बड़े जब पाकिस्तान के कयाम के लिए जिन्ना साहब की इस्लामिक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो हिंदुस्तान की अक्सरियत अवाम जो है, वो कोई आरएसएस के पीछे या हिंदू महासभा के पीछे नहीं खड़े थे। वो एक सेक्युलर कांग्रेस जमात के पीछे खड़े थे और उन्हीं के पीछे चलते रहे 65 साल तक। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने कहा यार कि चलें इनसे जान छुड़ाएं और मैं मोदी साहब जैसे या बीजेपी को लेकर आते हैं। वो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज का नतीजा है कि आज हम इंडिया में देख रहे हैं। अब आता हूं उस नुक्ते पे जो आपने बात की कि जी वो ये ज्यादातर पाकिस्तानियों से अगर आप बात करें, प्राइम मिनिस्टर्स ने भी ये बात कही है कि जी जब तक इमरान खान तो ऑन रिकॉर्ड है, हमने भी आपने भी अपने प्रोग्राम्स में डिस्कशंस की हैं कि जी जब तक बीजेपी की हुकूमत है इनसे कोई बात नहीं हो सकती। तो क्या अब इंडिया के जो 800 मिलियन वोटर्स हैं, इन 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 हुक्मरानों से, इन लोगों से कोई पूछे कि क्या वो आपकी ख्वाहिशात का ख्याल रखते हुए अपने यहाँ पे वोट डालेंगे कि भाई पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ पे बीजेपी आए, तो अब हम बीजेपी को वोट नहीं देने लगे। ये तो कोई बात ना हुई। हमारे अपने अंदरूनी जो भी पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, हम उनके चलते किसी जमात को वोट देंगे और इसी जमहूरियत में ये गुंजाइश भी है कि अगर कोई सेंटर लेफ्टिस्ट पार्टी कांग्रेस जैसी आ सकती है, तो राइट विंग हिंदू पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पर आ सकती है। बांग्लादेश में आज नहीं आ गई है जिसके ऊपर आज भंगड़े डाल रहे हैं पाकिस्तानी सारे, कह रहे हैं कि जी चलें अच्छा हुआ शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई है, बीएनपी आ गई है, हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये इस माइंडसेट से इन्हें बाहर निकलना चाहिए और जो आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी है, इट इज मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो आपके साथ में जो भी उस वक्त की हुकूमत है, आप उनसे जो है अपने मामलात को डील करें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इन्हें ये बात कौन बताए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो मोदी साहब के आने के बाद खराब नहीं हुए। उससे पहले भी आपकी पूरी लंबी एक फ़हरिस्त है आपके गुनाहों की। आपने जो जराइम इस खित्ते के अंदर जिन्हें आपने अंजाम दिया है, उनकी एक लंबी फ़हरिस्त है और मेरे जैसा शख्स जब उसको कभी लेके बैठ जाता है, तो फिर कोई फिर आगे से बात नहीं करता। मैंने तो पाकिस्तान के अंदर भी बैठ के ये बात कही कि हमारे दरमियान जो एक बैगेज है हिस्ट्री का, उसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं। बावजूद के इतना खूनी हमारे दरमियान बँटवारा हुआ गोरा साहब, हमारे यहाँ पे आमदो-रफ़्त जो है वो जारी थी, तिजारत हो रही थी, लोग बगैर वीज़े के एक-दूसरे के यहाँ आ जा सकते थे। आपने 65 की जंग क्यों की भाई? क्यों आपने ये तय किया कि हम जो हैं अपने बाजू के ज़ोर पे और कश्मीर फ़तह कर लेंगे? तो वो दिन है और आज का दिन है, कश्मीर तो फ़तह नहीं हुआ, जो पाकिस्तान आपके पास था, आपने उससे हाथ खो दिया है। और आज जो रह गया है, जो जिसको कौम बनाने की एक कोशिश हो रही है, इन्होंने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा कि आप सबको अपनी-अपनी जो भी एक इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरान तबके को समझ में नहीं आती। आप एक वक़्त में पंजाबी भी हो सकते हैं, आप पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। यू कैन आल्सो क्लेम टू बी एन इंडियन एज़ वेल एज़ अ साउथ एशियन, देन द सिटिज़न ऑफ दिस वर्ल्ड। आप हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। एक इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं।
अब इनका जो सोचने का तरीका है कि आपकी तमाम शिनाख्त जो है, उससे बालातर होके हम आपको एक ही शिनाख्त देंगे और वो आपके मज़हब की शिनाख्त होगी और एक ही धागे के अंदर सबको पिरोया जाएगा। ये तारीख की एक ऐसी भूल है जिसके चलते इन्होंने आधा मुल्क गँवा दिया और जो रह गया है ये उसको भी सँभालने में मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल फ़ेल हुए हैं अब तक। सॉरी बात थोड़ी लंबी हो गई। नहीं, 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 बिल्कुल बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आपने शनाख्त की बात की, ऑलमोस्ट 12 साल पुराना वाक़या है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के स्टीफ़न हार्पर मेरे पास स्टूडियो तशरीफ़ लाए, मैंने उनका एक इंटरव्यू करना था, तो उनको मैं उससे पहले जानता था इसलिए उन्होंने मुझे वक़्त दिया। तो उन्होंने जब वो कैमरामैन क्लिप कर रहे होते हैं, माइक और सब कुछ, तो उन्होंने मुझसे एक पर्सनल क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा, "ताहिर, हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन योरसेल्फ और आइडेंटिफाई योरसेल्फ?" मैंने कहा, "सर, आई एम अ कैनेडियन पंजाबी ऑफ इंडियन हेरिटेज, बोर्न इन पाकिस्तान।" एक्चुअली मैंने उनको बोला था बोर्न इन पॉलिटिकल पाकिस्तान। बहुत ही खूब। ही जस्ट स्माइल्ड। तो वही देखिए ना, यहाँ पे मैं अभी जर्मनी में था कुछ महीने पहले, तो किसी से मैंने पूछा, चूँकि वहाँ यूरोपियन कौमें रहती हैं, पता नहीं चलता कि कोई डच है या कौन है, तो मैंने मैंने पूछा, मैंने कहा, "आप कौन हो?" तो उसने कहा कि आई एम अ कैथोलिक जर्मन ऑफ यूरोपियन डिसेंडेंट। तो एक ही वक़्त में साइमल्टेनियसली हम सब इस प्लैनेट पे मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को कैरी कर रहे होते हैं और इसमें ऐसे कोई हर्ज वाली बात नहीं होती। आपने मरियम नवाज़ की बात की, पंजाबी की बात की, मैं खुद पंजाबी हूँ। तो वहाँ पे जिस ज़ुबान को इम्पोज़ किया गया पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान की ज़ुबान नहीं थी, मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। जी, तो 8% बोलने वाले लोग हैं आज जी, भी, जिनकी मदर टंग उर्दू उर्दू तो भारत से लोग लेके गए थे फ्रैंकली। सही है। मतलब वो पाकिस्तान की ज़ुबान नहीं थी, भारत की ज़ुबान थी। इन्होंने उसको इस्लामिसाइज़ किया, उसको मुसलमानों की ज़ुबान बनाया। मैंने कई बार पाकिस्तान जब मैं रहता था, ये भाषण देने की कोशिश की कि जो महाराष्ट्र का मुस्लिम है, वो उर्दू नहीं बोलता। जो तमिलनाडु का मुस्लिम है, वो उर्दू नहीं बोलता। उसको उर्दू आती भी नहीं है। वो लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से वो सीखते हैं अगर किसी की तमन्ना हो तो। उर्दू तो यूपी या पुराना जो सीपी हुआ करता था, उनकी ज़ुबान थी या दिल्ली में इस्तेमाल होती थी मेनली, और वहाँ से ये पाकिस्तान आई। पाकिस्तान की भाषाएँ जो थी, जो देश बना था, बंगाली थी। उस ज़ुबान को इन्होंने तस्लीम ना किया, या पंजाबी थी, या पश्तो थी, या सिंधी थी। बलूचिस्तान पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं भारत के साथ, वो तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। एक बात मैं अपने पाकिस्तानी ऑडियंस को या दोस्तों को मैं ज़रूर कहता हूँ कि यार, आपके भारत के साथ अभी भी कम इश्यूज़ हैं जितने आपके इंटरनल इश्यूज़ हैं। आपके इंटरनल इश्यूज़ इतने गंभीर हैं कि आपकी वो जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वाली लाइन है, वो कभी डिटरमिन ही नहीं हो सकी। और जो पश्तून है खैबर पख्तूनख्वा के, वो रिलेट ही नहीं करते आपसे। बलूचिस्तान वाले तस्लीम ही नहीं करते कि ये आपका वो आपका हिस्सा है। सिंधी नेशनलिस्ट जो हैं, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। महाजिरों के अपने ग्रीवियंसेस हैं, और अब इमरान खान की पार्टी के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके बाद तो बेशतर पंजाबियों के ग्रीवियंसेस बन गए। तो ये बात मैं इन रीसेंट मंथ्स में पाकिस्तानियों को समझा समझा के थक गया। मेरे दोस्त हैं, मुझे उनसे हमदर्दियां हैं, मैं आपको ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ। मैं उनके साथ बेतकल्फाना जुबान इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मैं वहीं से आया हूँ ना, तो मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मार सकता हूँ। तो मैं उनके साथ ये बेतकल्फाना जुबान इस्तेमाल करता हूँ कि भाई, आपके भारत के साथ तो बहुत कम मसाइल हैं, आपके तो इंटरनल इतने गंभीर मसाइल हैं। और जो कभी 71 से पहले एक और तरह के हुआ करते थे, तो आपने कुछ उसका रिजल्ट देखा। मैंने अताउल्लाह मेंगल साहब से बहुत साल पहले लंदन में मुलाकात की, परहैप्स 96 97 की बात है। मैंने कहा, सर, पाकिस्तान कब टूटेगा? 71 में तो टूट चुका था ना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टूट चुका हुआ है। कौन कहता पाकिस्तान नहीं टूटेगा? वो टूट चुका है। मैंने कहा, सर, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, आगे ज़रा मुश्किल लगता है। मैंने कहा, क्यों सर? आप बलोच तो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं तोड़ने के लिए। कहेंगे, हम तोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना हिस्सा अलग करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टूटता नज़र नहीं आता, कि अगर ये टूट गया तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएँगे। पाकिस्तान अपने अच्छा, मसाइल को हल नहीं करना चाहता। तो इसलिए ये जो लावा है,
वो मकान के नीचे जल रहा है और उस लावे के ऊपर मकान की बुनियादें रखी हुई हैं। तो ये तो ख़ैर अपनी जगह पे रियलिटीज़ हैं, उनके इंटरनल मसाइल अपनी जगह पे। जो हमारा बुनियादी आज कन्वर्सेशन का इससे टॉपिक पहले है। मैं थोड़ी-सी जो आपने जी, जी, अभी ज़रूर, बात की है। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। जी, जी। देखें, पाकिस्तान को अगर किसी डोर ने एक साथ बाँध के रखा हुआ है, इतना तो तय हो चला है कि वो डोर मज़हब की तो नहीं है। वो डोर कोई आपसी प्यार-मोहब्बत, भाईचारे की भी नहीं है। ठीक है? 4 सूबे हैं, चारों के अंदर जो है एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट का डेफ़िसिट है। ठीक है? और एक-दूसरे के लिए उनके जो ग्रीवेंसेस भी हैं। पंजाब के साथ तो तकरीबन हर सूबे के शिकवे-शिकायत हैं। ठीक है? वो बड़ी आबादी है, 65% पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन-सा ऐसा ग्लू है, जिसने पाकिस्तान को चलें जैसे भी हो एक मुल्क की शक्ल में बाँध के रखा हुआ है। तो वो है पाकिस्तान की फ़ौज, जिसने बाज़ू अपने जो है उसके ज़ोर पे सबको एक साथ रखा हुआ है। मैं हिंदुस्तान में ये बात अक्सर कहता होता हूँ कि भई अच्छा है कि पाकिस्तान बन गया। चलो जो खून-खराबा हुआ, जिस तरह से हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के वजूद को और उसके बनने को मैं इतना गलत नहीं समझता। क्योंकि ये अगर हमारे साथ होते, तो ये हमें कभी तरक्की ना करने देते। ये जो जो ग्रुपिंग्स आई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ग्रुप बी और ग्रुप सी जो है, ये जो 2 इकाइयाँ हैं ईस्ट और वेस्ट में, इन्होंने हमें सारी ज़िंदगी परेशान करना था और सरदार पटेल ने ये जो बात कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की अपनी स्पीच में कही जून में, जब ये 3 जून का पार्टीशन प्लान आया, तो उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग जो है वो कभी भी हमें वो रिफ़ॉर्म्स लेके नहीं आने देगी और मैं ये देख सकता हूँ अपने 9 महीने का जो मेरा ये जो कार्यकाल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जो मेरे गवर्नमेंट का जो मेरा जो जो टेन्योर है, इसमें मैंने देखा है कि ऊपर से लेके नीचे तक, जो है चपरासी लेवल तक जो है सारे मुसलमान जो हैं वो लीग के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं बड़ी भारी मन के साथ है और मैं जानता हूँ हमारे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं इस बात से नाराज़ होंगे, मगर हमें ये तक़सीम जो है ये कबूल कर लेनी चाहिए। हमारे पास 75 टू 80% इंडिया है जिसको हम जो है तरक्की उसमें ला सकते हैं और बाकी 25 से 30% के लिए मुस्लिम लीग ज़िम्मेदार होगी। तो सरदार पटेल वाज़ द फर्स्ट पर्सन हिंदुस्तान की अगर आप पार्टीशन की हिस्ट्री पढ़ें, सरदार पटेल वो पहले शख्स थे जिन्होंने कि इस पार्टीशन को कबूल किया और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला था ये उनका, इस बात को मानना और इस बात पे बाकी जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उसको भी कायल करना। अगर ये साथ होते तो कभी लैंड रिफ़ॉर्म नहीं लेके आने देते। लैंड रिफ़ॉर्म नहीं आता तो जो लोग मज़ारे जा रहे थे हमारे यहाँ पे पीढ़ियों से, सदियों से, उनको उनकी ज़मीन की हक़ मलकियत ना मिलती। और वो वही जो एंसेस्ट्रल आपका जो डेट साइकिल होता है, वो उसी के अंदर जो है पड़े रहते। आज पाकिस्तान में आप देख लें, जैसा आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी उनका मसला जो है वो इंटरनल है। वही देखें बड़े-बड़े वडेरे ज़मींदार, जागीरदार 1-1 लाख एकड़ ज़मीन के मालिक, हम सोच भी नहीं सकते गोरा साहब, इतनी-इतनी ज़मीनें किसी के पास हिंदुस्तान में हो। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जैसे लोग उनके बारे में सुना है कितने-कितने रेलवे स्टेशंस आ जाते थे। आ जाते हैं बल्कि उनकी ज़मीनों के अंदर। तो सेम गोज़ विद भुट्टो फैमिली एज़ वेल, ठीक है जी। तो इस तरह के बड़े-बड़े वडीरे जो वहाँ पे जो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, वो भरे पड़े हैं और ये हमें कभी तरक्की ना करने देते। तो ये मुल्क जो है, ये तो बना ही इन लोगों के लिए है। कितनी अफ़सोस की बात है कि 1990 के करीब पाकिस्तान की शरई अदालत ने जो है, ये जो ज़मींदारी जो सिस्टम है, ये इसको उन्होंने अपनी तरफ से उस पे एक मोहर लगा दी कि ये इस्लाम की रूह के मुताबिक बिल्कुल जायज़ है। तो देखिए कितने अफ़सोस की बात है ये, हुँ, कि आप फिर ये तो इनसे तो जो मर्ज़ी आप फ़तवा ले लें। तो सर कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छा है, पाकिस्तान बन गया और ये फ़ौज जो है इंडियन जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, उसी का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है जी। बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ऑर्गनाइज़्ड किस्म की फ़ोर्स है। इन्होंने
एक से एक बड़े तानाशाह, भले ही वो शराबी हो, शबाबी, कबाबी, किसी भी किस्म का हो, उनको बर्दाश्त किया। उसके खिलाफ कभी नहीं गए ये। और इसी फ़ौज के चलते जो है वो हम देख रहे हैं कि कम से कम हमारे बॉर्डर पे अब उस किस्म के यहाँ पे लोग नहीं आते जो कि हज़ारों सालों से आ रहे थे। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा ना कि खाया पिया लाए-दा, बाकी अहमद शायदा। तो ये जो थोड़े बहुत ड्रग्स फेंक देते हैं इधर या कोई बंदूकें फेंक देते हैं, इनसे तो हम डील कर सकते हैं। मगर जो मखलूक वो ड्यूरेंट लाइन के जो पार बैठी है, उनसे हमें डील नहीं करना पड़ता अब। उनसे अब ये डील करते हैं। और देखें रोज़ की 20-25 डेड बॉडीज़ अपने फौजियों की उठा रहे हैं। तो हमें हिंदुस्तान के अंदर बैठ के इस फौज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई आपने हमें उन लोगों से बचा के रखा हुआ है जिनको जो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं। हुँ। तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि ये मुल्क कभी जो है टूटे। लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि 3-4 इसके जो है और टुकड़े हो जाएँ और ये हो जाए, वो हो जाए। मुल्क जब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। उसका सबसे बड़े जो शिकार होते हैं वो ख़वातीन और बच्चे होते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कैज़ुअल्टीज़ होती हैं वो उनकी होती हैं। तो मेरे जैसा बंदा जो कि आज 2026 में भी 1947 में रह रहा है और वो पार्टीशन के फसादात और उनके बारे में सोच-सोच के शायद ही कोई दिन हो गोरा साहब जब मुझे वो बातें मेरे ज़हन में ना आती हों। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि वैसा खौफ़नाक, दर्दनाक मंज़र जो है, किसी को भी इस दुनिया में दोबारा देखना पड़े। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि पाकिस्तान कोई मिड कोर्स करेक्शन करे और पाकिस्तान के अंदर हज़ार मसले-मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ देम। मैं उनको ये बात बार-बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं जिनसे आपको डील करना है। इंडिया इंडिया सारे दिन जो आपके हुक्मरान या टीवी चैनल्स पे होता है, वो फैक्टर नहीं है। हमने अपनी 5000 सालाना तारीख में जो कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसमें कभी भी इन हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करके किसी भी मुल्क पर कभी अटैक करने की कोशिश नहीं की। ये हमारी तारीख का हिस्सा ही नहीं है। और ना ही हमारे कोई इस तरह के कोई ये कहें कि जी इरादे हैं, अपने इमीडिएट नेबरहुड में कोई जो पाकिस्तान बार-बार ये क भी बात जो है कहते रहते हैं वहाँ के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं कि जी हिंदुस्तान हमें खा जाना चाहता है, हमें ये करना चाहता है। तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि इस सोच के साथ में आप कभी जो है पाकिस्तान को सही सिमत में नहीं लेके जा पाएँगे। इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट विद इन योरसेल्फ आपके इंटरनल आपको थोड़ा-सा ना अंदरून आपको झाँकने की ज़रूरत है। ये बात है बुरा साहब। देखिए बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं, अहम बातें कर रहे हैं, मैं उनमें से कुछ को एड्रेस करना चाहता हूँ। जी। आपने कहा कि पाकिस्तान का बन जाना कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि बन गया। हिस्ट्री में बहुत सारे देश बने हैं। हम 70-80 सालों की हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत सारे देश बने हैं। कुछ ब्लंडर में बने, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में बने, कुछ जैसे भी बने। मुझे उनकी सोवरेनिटी पे कोई मसला नहीं है, मुझे पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे कोई मसला नहीं है। बल्कि एक तरह का रिलीफ़ जो आपने बताया कि भारत में पाकिस्तान की इंसेप्शन के बाद महसूस हुआ कि चलिए ये हमारे लिए मसला बन सकते थे। बुल्ले शाह को आपने कोट किया, तो बुल्ले शाह की ही एक लाइन है कि भला होया मेरा चरखा टूटा, जिंद अज़ाबों छुटी। तो वो एक तरह से भारत की जिंद अज़ाबों छूट गई, लेकिन पूरी छूटी नहीं। फिर ऑनवर्ड हमने देखा आपने अभी पश्तूनों की, अफ़गानों की बात की, मैं वहाँ पे थोड़ी-सी करेक्शन करना चाहूँगा। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पाकिस्तान बफर स्टेट नहीं है, पाकिस्तान बचा नहीं रहा भारत को। पाकिस्तान ने तो मेस किया है अफ़गानिस्तान के अंदर और मैं आप तारीख की बात कर रहा हूँ, ये पिछले 70-80 साल की तारीख को आप छोड़ें, उससे पहले की जो हज़ारों जी, साल की तारीख है कि हाँ, वो मेरा इशारा गौरी गज़नवी अब्दाली की तरफ है। ठीक अच्छा गोरी गज़नवी अब्दाली जो थे, इनसे भी ज़्यादा अमीर तैमूर, हाँ, बाबर, बिल्कुल। ये हुँ, सब सेंट्रल एशिया से आए थे। बाबर की हिस्ट्री पढ़ी है तो पहले उसने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, फिर वहाँ से होता हुआ वो भारत आया, यही अमीर तैमूर लंग ने किया और भी लोगों ने सही किया। है। लेकिन जो हम रिसेंट ईयर्स में भी देखें, पाकिस्तान ने उल्टा अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हमेशा मेस किया
और अफ़गानिस्तान में भले वो तालिबान हो या वहाँ के लिबरल या रोशन ख़्याल अफ़गान हों या ताजिक हों, मैं अफ़गानिस्तान जो अफ़गान वॉर थी स्पेशली ये जो इनका अफ़गानिस्तान का जहाद अफ़गानिस्तान जिसमें पाकिस्तान ने फंडिंग की, मैं अर्ली 90s से मिड 90s तक रशियन आर्मी के साथ अपनी जर्नलिस्टिक काम के लिए उज़्बेकिस्तान से मैंने कई बार बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ से और मैंने समझने की कोशिश की और मुझे अंदाज़ा हुआ इवन उन ऑन दोज़ ईयर्स कि भारत के लिए उन सब की मोहब्बत थी। मैंने तालिबान अफ़गान लॉर्ड से पूछा जब वो पाकिस्तान के साथ उनकी बगल में बैठे हुए थे, मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई बॉर्डर नहीं है जहाँ से हम निकल के आगे जा सकें। आप यकीन कीजिए तब भी इवन अफ़गान तालिबान और आज भी अफ़गान तालिबान, वो भारत पे ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। उसकी अच्छा ये वजह है गोरा साहब, हम बेतहाशा वहाँ पे जायज़ वजूहात है। हम हम वहाँ गए तो हमने वहाँ पे स्कूल बनाए, अस्पताल एब्सोल्यूट, बनाए, हमने एब्सोल्यूट उनकी पार्लियामेंट बनाई, उनकी या सड़कें बनाई। तो पक्की हम बात। वहाँ पे एक दोस्त बन के गए थे, हम वहाँ पे ऑक्यूपायर बनकर नहीं गए थे। बिल्कुल पक्की इसीलिए बात। आज भी अफ़गान अवाम के अंदर हिंदुस्तान की जो गुडविल है, उसी के चलते फिर अफ़गान तालिबान को मजबूरन हमसे ताल्लुकात ठीक करने पड़े थोड़े। जी, जी। अब मैं वो उस मस जी, 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 बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हम ये हक़ाइक़ है। अब मैं उस बात की तरफ जहाँ से हमने बातचीत शुरू की उसकी तरफ आ रहा हूँ कि भई आज के हिंदुस्तान को एक तो पाकिस्तानी समझना नहीं चाहते, समझते नहीं, फिर समझना नहीं चाहते, डील करना है। आपने भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात की, आपने कहा कि एक इशारा दिया कि पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि बीजेपी की जो सरकार 14 से मुसलसल चली आ रही है, उसमें पाकिस्तानियों का भी काफ़ी योगदान है। मैं उससे पार्टली एग्री करता हूँ, पार्टली एग्री नहीं करता। भारत की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। देखिए, कोई हिंदू आइडियोलॉजी पे कोई कारबंद है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, उसका हक है, चाहे नहीं, वो लेकिन वहाँ इंडिविजुअल तक देखें जी, वहाँ तक पहुँचाने में जी, कि मोदी साहब ने जो इलेक्शंस में जाके प्रॉमिसेस किए, जी, वो जी, यही थे ना कि वो दहशतगर्दी से डील करेंगे, वो पाकिस्तान से भी डील करेंगे। तो राइट, वो हर वो चीज़ जिससे हम सताए हुए थे, राइट, देखें, राइट, मैं आपको सच्ची बात है गोरा साहब, मोदी साहब पे चाहे मेरे जैसे लोग 1 लाख दफ़ा तनकीद करें, ये बात मैंने पाकिस्तान के अंदर भी कही। मैंने कहा मुझे जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट नज़र आती है, वो ये है कि हमारे शहरों के अंदर, हमारे कस्बों के अंदर मोदी साहब के आने से पहले बम ब्लास्ट हुआ करते थे राइट, और मुसलसल जो या है होते रहते थे। या मोदी साहब ने आके जो नेशनल सिक्योरिटी का जो एक हमें एक सेंस दी है कि ठीक है, कम व्हाट में आपके शहरों के अंदर उस तरह से बम धमाके नहीं होंगे जो जैसे पहले होते थे। कश्मीर इज़ एन एक्सेप्शन कि राइट, वहाँ पे 4-5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा कोई टेरर अटैक हो जाता है राइट, और वो इसलिए कि वो रीजन जो है एक तो कॉन्टिग्यूअस है पाकिस्तान के वल्नरेबल साथ है। में, वल्नरेबल भी है, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा जितनी मर्ज़ी आप वहाँ वहाँ पे सर्वेलेंस कर लें, बड़ा आसान हो जाता है कि अंदर से पहाड़ों के अंदर से छुप के किसी का भी आ जाना। लेकिन बाकी हिंदुस्तान, मेनलैंड इंडिया के अंदर हम कह लें, तो मोदी साहब के आने से पहले बड़े बम धमाके हुआ करते थे, जो कि अब नहीं होते। तो इसका क्रेडिट उनको जाता है जी। जी, इसका भी क्रेडिट जाता है। देखिए, मोदी जी के जितने इलेक्शन हुए, मैंने उन सब कैंपेन को गौर से देखा एज़ अ पत्रकार। वो जहाँ पाकिस्तान के हवाले से अपनी कैंपेन में बातें पेश किया करते थे, वो इंटरनेशनल स्टेज के हवाले से बातें पेश करते थे, भारत के इंटरनल मामलात के मामले में और ऑफ़ कोर्स इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का देश, हम ये नहीं कह सकते कि जो-जो उन्होंने बातें की, वो सब पे अमल हो गया, लेकिन एट लीस्ट हमें उस डायरेक्शन में देश नज़र आता है। अभी ट्रू। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का समिट भारत में होता है। मतलब ये 2026 के सिर्फ आप 1.5 महीने के ही वाकयात देख लीजिए कि मदर ऑफ ऑल डील, डैडी ऑफ ऑल डील, मैं तो डैडी बोलता हूँ जो ट्रंप के साथ और अरब लीग का इजलास भारत में होता है, मलेशिया में जाते हैं, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स आते हैं। अभी जिस तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो बातें अभी 2-3 रोज़ में की और 10 यूरोपियन मुल्कों के हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पहुँचे हुए थे, अलोंग विद अदर हेड ऑफ द स्टेट्स। तो भारत वर्ल्ड स्टेज पे थराइव कर रहा है। देखिए इश्यूज़ तो होते हैं,
इश्यू तो हमारे कनाडा में भी है, आपका न्यूज़ीलैंड एक छोटा देश है, छोटी आबादी का देश है, वहाँ पे भी इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ तो हर जगह होते हैं। खैर, अब ये है मोदी जी, ये है उनकी सरकार और वो मोदी जी जो भारत गए थे, सॉरी जो पाकिस्तान गए थे और जिन्होंने नवाज़ शरीफ को अपनी पहली इनॉग्रेशन में बुलाया था। इससे पहले बीजेपी के एक और कदावर लीडर जनाब श्री वाजपेयी जी, बहुत एहतराम है मेरा उनका मेरे दिल में। वो पाकिस्तान गए, मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके, लाहौर के जी, मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को सराहा। तस्लीम किया। ये मैं कांग्रेसी लीडर्स की बात नहीं कर रहा, हुँ, मैं हुँ। बीजेपी लीडर्स की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ठीक है, मोदी जी और ने ये भी एक गिला है पाकिस्तानियों की तरफ से कि इंडिया ने हमारे वजूद को आज तक तस्लीम नहीं किया। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ तस्लीम भाई किया, वो गलत कहते हैं ये वो गलत बात। कहते हैं। जी, जी। नेहरू जी से लेके, सही है। मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है, नेहरू जी से लेके मोदी जी तक सभी ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। आज भी मोदी जी जब पाकिस्तान से इतनी उनको सहनी पड़ी, आज भी वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं। उनका पाकिस्तान ऑब्सेशन नहीं है, वो एक बड़े देश के हेड ऑफ द स्टेट है और वो बड़ी बातें सोचते हैं। जो भी भारत का हेड ऑफ द स्टेट होगा उसको ऐसा ही सोचना चाहिए और हुँ, ऐसा ही हुँ। सोचना होगा, तभी भारत बड़ा बना रहेगा। तो इन सब हालात में बात थोड़ी लंबी हो रही है, मेरी कोशिश होती है 1 घंटे के आसपास कन्वर्सेशन हम करें। तो वाइंड अप करते हुए हमने बहुत सारे एंगल से चीज़ों को देखा, पाकिस्तानी लिबरल्स के अलमियों को देखा, कोई नहीं समझ रहा भारत को। आप यकीन कीजिए, मेरा बहुत लोगों से राब्ता है। एक सिंगल शख्स मुझे पाकिस्तान की स्टेक होल्डर्स में से सिवाय नवाज शरीफ समझता है, उसके पास कोई ताकत ऐसा ही है जी, बिल्कुल मेरे दिल की बात कही है आपने। नहीं। मेरे दिल की बात कही है गोरा ठीक है साहब नहीं, आपने, ठीक है नवाज़ नहीं, शरीफ साहब समझते हैं नो और सिर्फ एक इसीलिए आदमी वो समझता है। ऐसी कोई बात करते भी नहीं हैं कि बिल्कुल, जिससे कि कल को जो बात देनी आ जाए और बिल्कुल। वहाँ से बैक ट्रैक करना मुश्किल हो जाए, वो नहीं करते कोई ऐसी बात, मैंने कभी आपको नहीं करते। बताया कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल। 2 नहीं है, जो इस सारी बात को समझते हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता। आपने उनका पीछे बस कहा नहीं चलता। आर्मी ने पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है, नहीं। अब आर्मी भी पाकिस्तान को जोड़ने के काबिल नहीं रही। अब पाकिस्तान जुड़ा हुआ है अपनी वीकनेसेस की वजह से। ये मैं बहुत डिफरेंट एंगल आपसे पेश कर रहा हूँ। सम टाइम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स आपको जोड़ते हैं, सम टाइम जो बेबसी होती है ना, जो लाचारगी होती है, बैगर बैगर से जुड़ जाता है लाचारगी में, वो हुँ, एक दूसरे का भला करने के काबिल नहीं होते। अब पाकिस्तान वीकनेसेस की बेस पे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वीकनेसेस जो हैं वो किसी वक्त भी दहशतगर्दी कर देती है, डिजास्टर कर देते हैं। तो पीस की तो हमें कोई तवक्को नहीं रही, क्योंकि सिर्फ एक शख्स समझता है भारत को या मोदी जी की सरकार को, वो नवाज शरीफ है, बिल्कुल है और जी। कोई है नहीं। तो फिर हल क्या है? अच्छा अगर आप मैं इसको किस तरह से देखता हूँ लेट मी सम अप श्योर। मेरी क्या सोच है कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए अब? एक उम्मीद थी मुझे कि बावजूद के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के, बावजूद के डिप्लोमैटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करने के, बावजूद के उसके बाद वो जो है पुलवामा और ये सब हो गया, उसके बाद भी मुझे एक उम्मीद थी कि कहीं न कहीं पे एक ओपनिंग हमें मिलेगी। लेकिन जब से पहलगाम का वो एक खौफ़नाक किस्म का दहशतगर्दी हमला हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान का उसका जवाबी ऑपरेशन बुनियानन अल-मरसूस हुआ, तो अब वो उम्मीद भी टूट गई है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? करना ये कि चाहिए हिंदुस्तान को कि उन्हें पाकिस्तान को नज़रअंदाज़ कर देना चाहिए सिरे से। और ये कहना चाहिए कि ठीक है वो हमारे पड़ोस में हैं, मगर हम उनको जो है डील करेंगे एट इंटरनेशनल फोरम्स द वे दे आर गोइंग टू डील विद अस। अगर वो कोई भी सख्त किस्म के बयानात देंगे, तो फिर उसका रद्द-ए-अमल हमारी तरफ से भी आएगा। अगर वो कोई जज़्बा-ए सिकतरलानी की माफी ख़ैर-सगाली वो तो का दे रहे हैं, चले वो तो दे जी, रहे हैं, वो तो आज भी दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, हाँ, हाँ। तो अगर कोई इनकी तरफ से जज़्बा-ए ख़ैर-सगाली का पैगाम आता है,
तो हम भी देंगे, ठीक है? कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की अगर इनके यहाँ संजीदगी हुई, तो फिर हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे। तो एज़ ऑफ नाउ कम से कम हिंदुस्तान के अंदर ये सोच है, हमारी रूलिंग क्लास के अंदर, हमारी फ़ौज के अंदर, कि पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से वो ऐसे मेजर्स नहीं उठाए गए जिनके चलते कि हम कुछ जो है एक कदम आगे चलें। हुँ? तो बेस्ट यही है कि चीज़ें जिस तरह से हैं वो वैसे रहने दें और कुछ साल पाकिस्तान को भी दें ताकि वो अपने अंदर जो इंटरनल उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करे। फ़ौज एक पॉलिसी बनाए, मैं फ़ौज का कह रहा हूँ क्योंकि फ़ौज के हाथ में वो मुल्क है। हुँ? मैंने ये बात पाकिस्तान में भी कही, आज आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को लेके अगर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई एक पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी पर वो कायम रहते हैं, कम व्हाट मे, अगर कोई सेटबैक्स भी हों, तो दैट आल्सो नीड्स टू बी पुट डाउन ऑन पेपर कि बावजूद कितने से कोई बड़े से बड़ा कोई सेटबैक भी हो, तब भी हम जो हैं, हमारा ये जो पीस प्लान है, इसके ऊपर हम कायम-ओ-तायम रहेंगे। तो फिर आपको हिंदुस्तान से भी एक जेस्चर आपको उसके बदले में दिखाई देगा। बशर्ते एक तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, ये नहीं कि एक आर्मी चीफ गया और उसके साथ-साथ पूरे मुल्क की जो है वो पॉलिसी तब्दील हो गई। वो आपने वो बेटन जो है दूसरे आर्मी चीफ को एक एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को पास ऑन करके जाए। कि जी ये हमारी कम से कम इस पॉलिसी पे लेके हमारा कंसेंसस है और हम इस पर रहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी इन्होंने, आज कोई बात कर ले, उसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की, तो मुझे आप बता दें जनरल बाजवा गए, उनके साथ-साथ वो एनएसपी भी चली गई। हुँ? तो वो पॉलिसी ये कोई बना के और हिंदुस्तान को कॉन्फिडेंस में लें, तो आई एम श्योर मैं ये बात बबांग दोहल कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब इज़ अ मैन ऑफ पीस। मोदी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ही नहीं पूरे इस रीजन के साथ में ट्रेड हो, अच्छे ताल्लुकात हों। एक इंसान अपनी पूरी पॉलिटिकल जो उसकी ये कहें कि जी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको स्टेक पे रख के और वो छोटे से एक नोटिस पे विद इन लाइक अ फ्यू मिनट्स वो शख्स पाकिस्तान चला गया। बावजूद के कि हिंदुस्तान के अंदर उसे कैसे देखा जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तो उस शख्स की ये बहुत बड़ी ये कहूँ कि महानता है, हम जैसे हिंदी में कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान चले गए जाके और इतना अच्छा उन्होंने पैगाम दिया। ये पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि कि एक आप वीक बाद टेररिज्म हो गया। मोदी मोदी जी साहब के जैसे जाने के 1 वीक बाद टेररिज्म होगी, मैं माफ़ी चाह वो रहा हूँ जी लोगों से। बिल्कुल, वो तो ख़ैर वो तो है ही। वो तो मैं कहने लगा हूँ उसके बाद उसका जवाब इन्होंने पठानकोट से दिया। पठानकोट से। मगर पॉइंट मेरा ये है गोरा साहब कि पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि एक अरसे दराज बाद हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसा लीडर आया है जो अवामी सतह पर बेहद मकबूल है। उससे आप जो चाहें कंसेशंस ले सकते हैं, बशर्ते आप में वो सलाहियत हो। आपके अंदर वो थोड़ी-सी अक्ल हो कि आप ये देख लें कि यार ये वो लीडर है जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और ये अगर कोई फैसला ले ले, तो इसके पास ये हिंदुस्तान के अंदर अवाम को अगर अनपॉपुलर फैसला भी होगा, तो भी ये शख्स उसे कायल कर लेगा, क्योंकि इसके पास अवामी मैंडेट है। मेरी बात को समझिए ज़रा। बिल्कुल ठीक तो बात है, एक बिल्कुल ठीक बात ऐसे इंसान का ये सियासी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, तो इसमें मैं किसको कसूरवार ठहराऊँ? है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान, देयर यू गो। सीधी-सी बात है। सीधी-सी बात है जी। देखिए अरविंद भाई, आपने आखिर में कंक्लूड करते हुए आइडियलिस्टिक बातें की और आइडियलिज़्म के रास्ते पे चले बगैर रास्ता भी नहीं मिलता। अब ऐसा ही है। कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, आपने बीच में एक फ्रेज़ कहा कि पाकिस्तान के पास थोड़ी अकल भी हो। तो मैं इससे एग्री करता हूँ कि चलिए ज़्यादा अक्ल का इस्तेमाल ना करें, थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल करें, अपने अवाम का भला सोचें, अपने देश की तरक्की का सोचें। पाकिस्तान आर्मी अब इस पोज़ीशन पे आने वाले महीनों, सालों में मुझे नज़र आती है कि ये तो अपने आप को सँभाल नहीं सकेंगे। इनके लिए भी सॉल्यूशन यही है कि ये लड़ाई मार-कुटाई के रास्ते से बाहर निकलें, टेररिज़्म के रास्ते से बाहर निकलें और पाकिस्तान को खुशहाली के रास्ते पे डालें,
आप और मैं जो बात कर रहे हैं, वो दर हकीकत पाकिस्तान को खुशहाली के रास्ते पे डालने की बात कर रहे हैं। बेशक। हम पाकिस्तान की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, जो हम दोनों नाक़िद हैं और मैं तो ज़्यादा नाक़िद हूँ। हम तो तनकीद करते हुए पाकिस्तान का ही भला चाहते हैं कि भाई अपने गरीब लोगों के बारे में सोचो और ये जो दहशतगर्दी के नाम पे बिलियंस और बिलियंस डॉलर फ़ौज पाकिस्तान की खर्च कर रही है। हम ये नहीं कहते पाकिस्तानी फ़ौज को आप ख़त्म कर दो, उसको पाकिस्तान के वेलफेयर के कामों पे लगा दो। और वो सब की सब नौकरियों की बहाल रखो, मगर ये लड़ाई, मार-कुटाई और दहशतगर्दी से बाहर निकलें। तो अरविंद जी, आने वाले दिनों में हमने जनरलाइज़ जो आज बातचीत की है, इनको ज़रा नैरो डाउन करेंगे। इनको सेक्शंस में बाँट के, चूँकि जो बातें आप अरसा-दराज से कर रहे हैं कि भई किस तरह एक हवा का झोंका या एक खिड़की का रास्ता बने, वो आपने देख लिया कि वो बदकिस्मती से एक ख़ास माइंडसेट की वजह से काम नहीं कर रहा। लेकिन अब हमें एनालाइज़ करना है, डायग्नोज़ करना है। आपने, मैंने, हम जैसे दोस्तों ने डायग्नोज़ करना है। ट्रीटमेंट तो तभी होगा ना कि डायग्नोसिस ठीक से हो। बिल्कुल। हो सकता है कोई बात हमारी मियाँ नवाज़ शरीफ को समझ आ जाए, उनको तो बेचारों को समझ आती है, आर्मी उनकी चलने नहीं देती। आर्मी के जर्नैलों को कुछ समझ आ जाए, उनका भला इसी में है। और आपने बिल्कुल, मैं आखिर में आपसे एग्री करते हुए ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ अ मैन ऑफ पीस। और ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक बड़े मैंडेट के साथ एक शख्स बैठा हुआ है और जो इनको रिलीफ दे सकता है, अगर इनकी नीयत ठीक हो तो, पाकिस्तानियों बिल्कुल। की। ठीक है ना? तो बुल्ले शाह की बात है, जिस पे मैं कंक्लूड करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बुल्ले शाह की बात है, गल एक नुक्ते विच मुकदी है। ऐसा ही है जी। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने वक़्त दिया और आपसे हम जुड़े रहेंगे आने वाले दिनों में। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने अरविंद सहारन जी की और आने वाले दिनों में हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।